सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो है काफी बार कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ लिया है कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र किस प्रकार होता है, उसमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए, किसी कार्य को करने के लिए हो सकता है, किस कार्य करने के लिए होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्पिरेसी होती है इसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो देखो यहाँ पर याद रखना, जो कॉन्स्पिरेसी है वो आपका सेक्शन आईपीसी की सेक्शन है 120A। उसमें जो है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जो है आपका डिफाइन किया गया है। अब जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अगर हम बात करें इसकी, जिसको आपराधिक षड्यंत्र कहा गया है हिंदी में, ये शब्द आया कहां से, ठीक है, ये शब्द आया कहां से, यानी जो ये आपराधिक षड्यंत्र है या जो षड्यंत्र है, ये शब्द आया कहां से, ये शब्द जो है प्रकट कहां से हुआ, कॉन्स्पिरेसी। देखो जो कॉन्स्पिरेसी शब्द है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पीटी का है, प्रीलिम्स का है, वो पूछेगा कि षड्यंत्र की परिभाषा को सबसे प्रथम किस मामले में अंगीकृत किया गया था, या ऐसा कौन सा जो है केस है जिसमें जो है षड्यंत्र को परिभाषित किया गया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से जो है आपका कॉन्स्पिरेसी शब्द जो है हमारे चलन में है। तो देखो इसके लिए एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जहां से इसका चलन शुरू हुआ कॉन्स्पिरेसी का, इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है मुल्की बनाम आर 1868। एक केस है मुल्की वर्सेस आर 1868। इसमें एक न्यायमूर्ति थे, एक जस्टिस हुए जिनका नाम था विल्म, ठीक है। मुल्की वर्सेस आर 1868 का मामला है जिसमें एक जस्टिस थे विल्म द्वारा दी गई षड्यंत्र की परिभाषा को धारा 120 कैब में अंगीकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो षड्यंत्र की डेफिनेशन है ये आपका जो है जे जस्टिस विलियम के द्वारा जो है मुल्की वर्सेस आर के मामले में दिया गया था, और इसी को ही बाद में क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया आईपीसी के द्वारा, और इसको जो है 120A में रखा गया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि षड्यंत्र जो है कॉन्स्पिरेसी जो है सर्वप्रथम किस मामले में जो है बताई गई थी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मुल्की वर्सेस आर के मामले में षड्यंत्र शब्द को परिभाषित किया गया था। इतना सभी को जो है समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे चलते, देखो एक क्वेश्चन और आता है, अध्याय 5 कै में दो धाराएं हैं, अर्थात धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, जबकि धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दुष्प्रेरण की भांति आपराधिक षड्यंत्र भी एक अपूर्ण अपराध है, क्योंकि किसी कार्य का अपराध करने का षड्यंत्र उस कार्य या अपराध को किए जाने की पूर्व की स्थिति है। देखो जो षड्यंत्र का जो अपराध है ये क्या है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जो षड्यंत्र का कॉन्स्पिरेसी का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। अच्छा ये बताओ, अबेटमेंट जो होता है, दुष्प्रेरण जो होता है, क्या वो पूर्ण अपराध है अपूर्ण अपराध है? बताओ, वो कंप्लीट ऑफेंस है या इनकम्प्लीट ऑफेंस है? बताओ भाई क्या हो गया? हो जाए तो सर पूरा है अपूर्ण उसका। अपराध है।
क्या कह रहे हो श्वेता जी? अपूर्ण अपराध है। जी आप क्या कह रहे हो विजय जी, आप बताओ कौशिक जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरे हिसाब से अगर वो जैसे उत्तीर्ण हो रहा है, वो कंप्लीट कर देता है उस तक, तो वो पूर्ण अपराध है, और नहीं होता है तो फिर अपूर्ण है, क्योंकि वो अगर उसके हिसाब से नहीं काम करता तो फिर अपूर्ण अपराध है। मैंने मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दुष्प्रेरण का अपराध बताओ, ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, बस। इनकम्प्लीट है सर। हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या है, याद रखना आपको, दुष्प्रेरण का जो अपराध है ये अपूर्ण अपराध है। इसी प्रकार जो है षड्यंत्र का जो अपराध है ये भी आपका अपूर्ण अपराध है। चाहे तो ये हो चाहे ये हो, दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही अपूर्ण अपराध है। अपूर्ण अपराध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब तक जो है ऑफेंस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये अपूर्ण अपराध लेते हैं। अब यहाँ पर जो है पूर्ण और अपूर्ण को क्यों क्यों डिफाइन किया गया है, इसकी क्या वजह है बताओ भाई? यहाँ पर पूर्ण और अपूर्ण को क्यों डिफाइन किया गया है, क्या वजह है? देखो पूर्ण और अपूर्ण को यहाँ पर डिफाइन करने का इंटेंशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पूर्ण और अपूर्ण को यहाँ पर डिफाइन करने का इंटेंशन इसलिए रखा गया है, आशय इसलिए इसमें, क्योंकि क्या है, चाहे अपराध पूर्ण हो या अपूर्ण हो, यहाँ पर वो क्या होता है, दंडित होता है, दंडनीय होता है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि चाहे अपराध पूर्ण हो या अपूर्ण हो, लेकिन वो क्या होता है, उसके लिए आपको दंड मिलेगा। इसलिए आपको पूर्ण और अपूर्ण की बात की गई है। तो देखो इतना जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका बता दिया, जो इसका ओवरव्यू था। ओवरव्यू क्यों बताया? ओवरव्यू इसलिए बताया ताकि आप लोगों के माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाए कि कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी किस केस में बताई गई है, कॉन्स्पिरेसी की जो नेचर है वो किस प्रकार के, देखो इसकी जो नेचर है वो क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी को जो है किस केस में सर्वप्रथम जो है लिया गया था, तो मुल्की वर्सेस आर 1868 का मामला था, जिसमें जो है षड्यंत्र को जो है बताया गया था। और इसके लिए जो जस्टिस थे वो कौन थे, जस्टिस जे विल्यम थे, ठीक है। जस्टिस जे विल्यम टुडे यहाँ पर क्या थे, इस षड्यंत्र के लिए जो है इनको बताया गया है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब चलते हैं देखो आगे, अब चलते हैं सेक्शन के पास। सेक्शन क्या कहती है सर? भी आजकल सगुन कहाँ है, सगुन क्लास क्यों नहीं आ रही है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो पढ़ो ऐसा। जी सो आपराधिक षड्यंत्र सेक्शन 1 जबकि दो या अधिक व्यक्ति। क्लॉज 1 कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति, पहली बात तो यह है कि कॉन्स्पिरेसी करने के लिए आपको कितने जो है पर्सन चाहिए, व्हेन टू और मोर पर्सन। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अवैध कार्य, कोई इलीगल एक्ट, ठीक है, और कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, किसके लिए, एग्रीमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तब क्या होता है, यहां पर कहता है कि जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर या तो कोई अवैध कार्य करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तब क्या होगा, तब ऐसी जो सहमति होगी वो क्या कहलाएगी, आपका
आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। दूसरा, इसमें एक चीज और भी है, यहाँ पर जो कार्य किया गया, जो एक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि जो कार्य किया गया है वो उनके समझौते के अनुसार किया गया हो, तब यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है कॉन्स्पिरेसी की गई है। जैसे इसके लिए आपको याद रखना है कि पूछा है कि कॉन्स्पिरेसी के लिए कौन कौन सी बातें हो सके। पहला तो दो से अधिक व्यक्ति, व्हेन टू और मोर पर्सन कमिट इलीगल ऑफेंस, इलीगल एक्ट, या ऐसा कोई कार्य जो इलीगल नहीं है लेकिन उसको जो है इलीगल साधनों द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा करने या करवाने के लिए सहमति दी गई हो। और चौथी बात कि ऐसे समझौते के अनुसरण में कोई कार्य किया गया हो। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये इसके आवश्यक तत्व है। इतना कंफर्म है, बताओ पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आगे क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें एक जगह है परंतु, इसके बाद एक परंतु दिया गया है। परंतु क्या कहता है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया गया है। जो 4 लाइन मैंने आपको ये बताई है, ये वाली, ये वही बात है कि कोई सहमति जब भी, इसको जब पॉजिटिव में पढ़ते हैं, ये लिखता है कि किसी अपराध को करने की सहमति, ठीक है, के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में या उसकी सहमति या उससे एक से अधिक पक्षकारों द्वारा कर दिया जाता है। इसको पॉजिटिव में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि अगर आपने कोई कॉन्स्पिरेसी की है तो उस कॉन्स्पिरेसी के बिहाफ पर आपने कोई कार्य किया हो। लेकिन अगर आप कोई कॉन्स्पिरेसी करते हो और उसके जो है कार्य नहीं करते हो तो वो क्या है, वो अपने आप में जो है यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। कुछ ऑफेंस ऐसे भी हैं जिनका षड्यंत्र जो है क्या है, यहाँ पर जो है दंडनीय है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह तत्वीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुसांगिक मात्र है। एक यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उद्देश्य का अनुसांगिक मात्र है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई कॉन्स्पिरेसी की है और उस कॉन्स्पिरेसी में यहाँ पर जो आपका इंटेंशन है, यहाँ पर चाहे वो आपका इंटेंशन, चाहे तो आपका मेन क्या हो, मेन मोटिव आपको अपना इंटेंशन पूरा करना हो कॉन्स्पिरेसी के द्वारा, या कॉन्स्पिरेसी में आपको अपना इंटेंशन को कंप्लीट करना हो, ये कोई महत्व नहीं देता कि जी जैसे मान लो 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी, 4 मानते हैं। चारों ने क्या किया, चारों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की कि कल को क्या करेंगे, कल को हम बैंक लूटेंगे, ठीक है, या कल को हम जो है कोई दंगा करेंगे। अब यहाँ पर चारों की जो है सहमति हुई, चारों ने जो है उसके अनुसार में कार्य किया। लेकिन जब पकड़े गए तो सी कहता है कि जी मेरा जो इंटेंशन था वो इनसे अलग था, ठीक है, सी कहता है मेरा इंटेंशन इनसे बिल्कुल अलग था। डी कहता है जी मेरा इंटेंशन अलग था। ए कहता है जी मेरा भी अलग था, ये कहता है मेरा भी अलग था। भले ही हो सकता है कि तुम्हारे इंटेंशन अलग अलग हो, लेकिन जो तुमने कॉन्स्पिरेसी की है तुम्हें उसके लिए क्या मिलेगा, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी करना ही क्या है, अपने आप में एक अपराध है। इंटेंशन की तो बात एक अलग की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्स्पिरेसी करना ही अपने आप में क्या है, एक अपराध है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात कैसे प्रूफ होगी कि, अच्छा एक बात आपने माइंड में सोची नहीं, चलो आपसे पूछता हूं, जैसे मान लो हम 4 व्यक्ति हैं, हमने क्या किया, 1 2 3 4, हमने क्या किया, हमने जो है इस बैंक को लूटने की योजना बनाई। अब जब बैंक की लूटने की योजना बनाई तो उसमें हम पकड़े गए, उसमें जो है ये भी था, ये भी था, ये भी था और ये भी था। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला है ये कहता है कि जी मैंने तो कॉन्स्पिरेसी की ही नहीं इनके साथ, मेरा तो कोई तालमेल ही नहीं हुआ इनके साथ, ना मेरा कोई एग्रीमेंट था, तो मुझे ऐसे ही झूठ बोल के ले आए।
तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बताओ। इस बात का जवाब दो कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। शगुन बहुत छुट्टी का चक्कर क्या है? घर पे ही हो बाहर हो? मैसेज कर दूंगी आपको मैं। ओके ठीक है, बताओ क्या आंसर है इसका, आप कैसे प्रूफ करोगे? तो उनके साथ उनका उसका समझौता ना हुआ हो। अब तुम ये कैसे प्रूफ करोगे समझौता हुआ या नहीं हुआ? वो तो बैंक लूटने आ गया। तो वो तो यही प्रूफ करेगा ना कि मेरा तो उनके साथ कोई समझौता ही नहीं था ना, मैं इनके बारे में जानता हूँ। ठीक है फिर, सही कह रहे हो, बताओ क्या बात करो। देखो और मैं यहाँ पर इन्हें इस कार्य में। सविता जी ने कुछ हद तक सही बताया, ठीक है, इन्होंने कोशिश करी। देखो यहाँ पर प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो आपराधिक षड्यंत्र हेतु यह आवश्यक नहीं है कि किए गए अभिकथित समझौते का प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए। अगर इनके बीच में कोई इस प्रकार जो है एग्रीमेंट या समझौता हुआ है तो ये इसके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उसका आप डायरेक्टली कोई एविडेंस दो। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं इसको। यहाँ पर एक व्यक्ति ए बी सी और डी है, जैसे पीछे बताया। अब यहाँ पर इनके बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, इन चारों के बीच में एक समझौता हुआ कि हम जो है कल को कोई भी ईटीसी करके कोई भी एक क्या करेंगे, एक अपराध करेंगे, ठीक है। अब इनके बीच में जो है समझौता हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने पर जो है ये मना करते हैं, नहीं जी हम तो साथ में थे, हम तो यही थे, हम तो वही थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इनके बीच ऐसा कोई समझौता हुआ है तो उसके लिए डायरेक्टली कोई एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टिव एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। फिर ये क्या कहता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक नहीं है। इसलिए अधिकतर अभिकथित समझौते के अनुसरण में किए गए प्रकट कार्य में भागीदारी ही समझौते के लिए सहमत होने की साक्ष्य जुटाने में सहायक होती है। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ नहीं करना। आप एक एडवोकेट भी हैं, एक जस्टिस भी हैं फ्यूचर के, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर अगर कोई ऐसा मामला आता है तो तुम्हें उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ नहीं करना, तुम्हें प्रूफ करना है उसका एक्ट, उसका कार्य, ठीक है। कार्य क्या करेगा, कार्य जो है स्वयं क्या होगा, स्वयं जो है आपका इस बात का परिणाम होगा। जैसे कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी क्या है, घटना स्वयं बोल देगी कि जो आपका कार्य, अब मान लो ए बी सी डी चार व्यक्ति हैं, बी कहता जी मैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ही नहीं था, और पता लगा बी ने जो है अंधाधुंध गोली चला रखी बैंक के अंदर, ठीक है, वो कह रहा पैसे निकालो, सारे पैसे जो है इसमें डालो, बैंक में डालो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में तो इसकी कॉन्स्पिरेसी बंद। तुम्हें क्या लग रहा है इस बात से कि इसका समझौता हुआ होगा नहीं हुआ होगा? बताओ क्या लग रहा है आपको? फिर वो कार्य तो कर रहा है। वो कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इसके इनमें समझौता हो रखा है, इनमें कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ये और ये कॉन्ट्रैक्ट के अनुसरण में ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी को जो है ये बात नहीं कहने दी जाएगी कि तेरे को पता नहीं था या तू इनके साथ नहीं है, तुम इनके साथ ही हो और तुमने क्या किया है, तुमने यहाँ पर जो है कॉन्स्पिरेसी भी की है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो इसमें एक केस है इंपोर्टेंट, उसको लिख लो। हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम सीबीआई न्यू दिल्ली, ठीक है।
2003 का मामला है। ये प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी के ऊपर ही है। देखो इस मामले में क्या बताया गया है, इस मामले में बताया गया है कि इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि षड्यंत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के दायरे में लाने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि पक्षकारों के बीच विधि विरुद्ध कार्य करने का करार हुआ था, तथापि प्रत्येक साक्ष्य से षड्यंत्र को सिद्ध करना कठिन है। तो देखो जब ये मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया कि प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी को आपको प्रूव करना है, तो मैंने आपको पीछे कहा था कि प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए आपको जो है डायरेक्टिव एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है कि इनके बीच में समझौता हुआ था। सर्कमस्टांसेस जो है अपने आप बता देती है कि कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य में इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन तो देखो हरिलाल भगवती वर्सेस सीबीआई न्यू दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि तुम्हें जो है यहाँ पर डायरेक्टिव एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है कि इनके बीच कॉन्स्पिरेसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं था, लेकिन तुम्हें इस बात का एविडेंस देना पड़ेगा कि इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इट मींस कहने का मतलब यह है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायरेक्टिव एविडेंस नहीं देना, लेकिन आपको इनडायरेक्टली जो है कोर्ट को इस बात को प्रूव करना है कि इनके बीच समझौता हुआ था। अब वो तुम चाहे उसके एक्ट को लेकर करो कि देखो जी इनका एक्ट था, वो उसके कंडक्ट को लेकर करो, एनीथिंग जो भी आपके पास आप उसमें पॉसिबल कर सकते हो उस चीज को वहां पर रखो, लेकिन आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी। सबको समझ में आ गया यहाँ पर? बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एविडेंस में भी एक बात पढ़ रहे थे, काफी बार हमने बात पढ़ ली कि सेक्शन जो आपका 121 है एविडेंस एक्ट में, और 121 से लेकर जो आपकी रेंज है 130 तक की, उसमें आपने पति पत्नी का संबंध के बारे में काफी बार सुना होगा कि एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। तो देखो इसी के बारे में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मान लो अगर पति पत्नी जो है षड्यंत्र करे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या उन पर जो है कॉन्स्पिरेसी की जो है सेक्शन लग सकती है? क्योंकि लॉ जो है ये भी कहता है कि पति पत्नी को एक माना गया है, पति पत्नी को क्या माना गया है, एक ही पार्ट माना गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगी? तो देखो इस कंडीशन की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजी विधि में यह प्रावधान है कि यदि केवल पति तथा पत्नी दोनों ही किसी षड्यंत्र के पक्षकार हों तो उन्हें षड्यंत्र के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखो जो इंग्लिश लॉ है जिसको हम कॉमन लॉ भी बोलते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने हस्बैंड वाइफ को एक ही माना। जैसे कि हम भी लोग अपना हिंदी में बोलते हैं कि पत्नी जो होती है अर्धांगिनी होती है, अब पता नहीं वो अर्धांगिनी होती है क्या होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बताया गया है इंडिया में। तो ऐसे जो है वहां पर क्या है, कॉमन लॉ में भी क्या है आपका, यहाँ पर कहा गया है कि वाइफ और हस्बैंड क्या होते हैं, दोनों एक ही पार्ट होते हैं, और इनको जो है कॉन्स्पिरेसी के लिए यानी षड्यंत्र के लिए क्या नहीं कर सकते, षड्यंत्र के लिए आप दंडित नहीं कर सकते हो, क्योंकि पत्नी का जो संबंध होता है पति से होता है। और ये बात वास्तव में रियलिटी है कि पति जो होता है वो अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताता है, पत्नी भी अपने पति को बताती है, तो इनको जो है एक ही पार्ट माना गया है। तो यहाँ पर कॉमन लॉ में क्या है, कॉमन लॉ में तो ये है कि उसको जो है यहाँ पर पनिशमेंट नहीं मिलता षड्यंत्र के लिए। लेकिन अब इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या है, दंडित नहीं किया था, क्योंकि विधि की दृष्टि में भी एक ही व्यक्ति मान जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉमन लॉ की जो है नजरों में क्या है, वो एक ही व्यक्ति, किंतु इंडिया में थोड़ा चेंज है। किंतु भारतीय विधि व्यवस्था में ऐसा नियम नहीं है, उन्हें षड्यंत्र के लिए दंडित किया जा सकता है। जबकि अगर बात करें हम इंडियन लॉ, अगर हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इंडियन लॉ में क्या है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को जो है कॉन्स्पिरेसी के लिए दंडित किया सकता है। कभी कभी वो पूछ लेता है एग्जाम में आपसे, ऐसे पूछ लेगा कि बताओ भारतीय विधि और कॉमन विधि में जो है षड्यंत्र को लेकर जो है एक बड़ा जो है डिफरेंट क्या है। तो आपको एक बड़ा डिफरेंट तो यही मिल गया कि जो कॉमन लॉ है वहां पर क्या है, वाइफ हस्बैंड को जो है कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशेबल नहीं किया सकता। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन लॉ की, तो इंडियन लॉ में क्या है, वाइफ और हस्बैंड दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को ही कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है।
ये बात आपको याद रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबको है ना, समझ में आ गया आपका? बताओ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो है एक केस दिया गया है इसी संबंधित, उस केस का नाम लिखो। केस सारे लिखते रहना भाई, केस क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे AID एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। स्टेट ऑफ TM वर्सेस नालिनी 1990। ठीक है, 1999 का मामला है। इस मामले में क्या हुआ, देखो, इस प्रकरण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था। देखो, ये जो केस है नालिनी वाला, इसमें क्या हुआ था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला है ये। इसमें जो है क्या हुआ था, इसमें जो आपके राजीव गांधी थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको जो है उनकी हत्या करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई। उच्चतम न्यायालय ने IPC की सेक्शन 302 और 120 के अधीन अभियुक्त की दोषिता सही अभी निर्धारित की। मुझे लगता है इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों थे, इसमें शायद इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, उसने जो IPC के सेक्शन क्या है 302/120B के अकॉर्डिंग क्या किया, यहाँ पर जो है आपका उसको पनिशमेंट दिया गया। देखो, जो सेक्शन 120B है वो क्या है, एक सप्लीमेंट सेक्शन है। सप्लीमेंट सेक्शन है, सप्लीमेंट सेक्शन भी है, और उसके साथ जो है इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट भी है, सेपरेटली भी है, क्योंकि किसी के साथ भी लग जा सकती है और अकेले भी हो सकती है। देखो, ये सेक्शन दोनों जगह काम करती है। जैसे हम सेक्शन 34 पढ़ते हैं, क्या 34 सेपरेट सेक्शन है जी, सप्लीमेंट्री है? बताओ, जो सेक्शन 34 है वो किसी के साथ चलती है, अकेले भी लग सकती है? सप्लीमेंट्री है, वो क्या है, वो किसी के साथ चलती है, वो अकेले नहीं आती। लेकिन जो 120B है ना, ये किसी के साथ भी चल सकता है और अकेले भी आ सकती है। तो देखो, यहाँ पर जो है तमिलनाडु राज्य वर्सेस नालिनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है नालिनी को जो है IPC के सेक्शन 302 और 120 के तहत जो है अभियुक्त को दोषी कर दिया था, क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी भी की गई थी और साथ में जो है इसमें यहाँ पर जो है उसकी हत्या की गई। फिर एक और भी जो है इंपॉर्टेंट केस है, उसको भी लिख लो। हिटवर्स का मामला, ठीक है, ये आपका 80-90 का मामला। हिटवर्स का मामला आपका जो है 80-19 का मामला है। इसमें क्या हुआ था, देखो, ये आपका इसमें बताया गया है कि इस प्रकरण में एक स्त्री जिसको यह विश्वास था कि वह गर्भवती है, जबकि वस्तुतः वह गर्भवती नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ, एक महिला थी ए, उसको अपने ऊपर ये विश्वास हुआ कि वो क्या है, वो आपका प्रेग्नेंट है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो प्रेग्नेंट थी नहीं। अन्य किसी अन्य व्यक्ति से गर्भपात की औषधि अन्यथा साधन जुटाने के लिए समझौता करती है, और वो इलीगल रूप से जो है ना, कोई अदर पर्सन है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे अबॉर्शन कराना, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह है, वो मुझे प्रोवाइड करा, और उसने जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। यह अभी निर्धारित किया गया कि अपराधी षड्यंत्र का दोषी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है यह अभी निर्धारित किया गया कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति है क्या है, आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं, क्योंकि इनको जो है ये विश्वास करने का, भले ही वो महिला एज होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट होती तो वो काम जरूर करती जो उसने करने के लिए अपने मन में विश्वास धारण किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को जो है आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराया गया। देखो, ये बात थी आपका सेक्शन 120A। 120A में मैंने आपको बता दिया कि इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अगर आपको जो है प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे। फिर मैंने आपको जो है इसमें एक केस लिखवाया, हरिलाल भगवती वर्सेस CBI न्यू दिल्ली, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपको जो है डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को तो प्रूव नहीं करना, लेकिन आपको प्रूव करना है कि इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कॉमन लॉ और ये जो है आपका इंडियन लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। इन दोनों में एक ही डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है कि पति और पत्नी का संबंध क्या है,
क्या इन दोनों को जो है कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट क्या दिया जाता है या नहीं दे सकता है? पनिशमेंट देते हैं तो किस लॉ के अकॉर्डिंग देते हैं, और नहीं देते तो कौन से जो है पिनल लॉज के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं? कॉमन लॉ में देते हैं, इंडियन लॉ में नहीं देते। उसका फिर मैंने आपको बताया कि इसी के रेफरेंस में मैंने आपको दो केस लिख पाए। एक केस था तमिलनाडु राज्य वर्सेस नलिनी का मामला था, जिसमें जो है राजीव गांधी की हत्या का मामला था। दूसरा एक पिटवर्स का मामला था, ये आपका जो है प्रिवी काउंसिल का मामला था, जिसमें जो है आपका यहाँ पर क्या बताया गया है, जिसमें आपका बताया गया है कि उस महिला को और पुरुष को दोनों क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। इतनी बात आपको जो है 120A के बारे में मैंने आपको बता दी। यहाँ तक कंफर्म है सबको? समझ में आ गया तक? ठीक है। अब देखो, अब ये तो था इसका प्रोसीजर। अब बात करते हैं इसकी पनिशमेंट की। मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये सेक्शन सेपरेट भी चल सकती है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे 34 को क्या थी, जरूरत थी। 34 क्या कहती है कि मैं आपके बिना नहीं चलूंगी, जो भी सेक्शन आके बताई गई। लेकिन 120B कहता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए सेक्शन जो है 120B को हम पढ़ते हैं। पढ़ो जरा इसको ऐसा। जी सर। चलो पढ़ो पढ़ो। सेक्शन 120 का आपराधिक षड्यंत्र का दंड। क्लॉज 1, जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये कहता है कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई उपबंध अव्यक्त नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया। अब देखो यहाँ पर आपका समझना क्या है, ये कह रहा है कि मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे अपराध के षड्यंत्र में जो है शरीक हो रहा है, जिसकी जो पेनल्टी है, जिसका जो सजा है, वो मृत्यु या जीवन कारावास है 2 वर्ष उससे अधिक की है। अगर संहिता में कहीं उस षड्यंत्र के लिए पनिशमेंट दिया गया है, तब तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर संहिता में इसके संबंध में कोई उपबंध नहीं बताया गया है, तो ये इसी प्रकार दंडित होगा, इस प्रकार सेक्शन 115 में बताया गया है। जैसे कहने का मतलब यह है कि वो उसी अपराध के दुष्प्रेरण होगा, यानी क्या कहेगा कि उसने जो है ऐसा कार्य करने का दुष्प्रेरण किया है। क्योंकि जो सेक्शन 120A है, षड्यंत्र जो है, षड्यंत्र एक छोटी सेक्शन है। इसका जो अगर आपको वाइड फॉर्मेट देखना है, तो वाइड फॉर्मेट आपको मिलेगा आपका इसमें अबेटमेंट में। क्योंकि वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि दुष्प्रेरण जो है कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो बताओ, दुष्प्रेरण जो है कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से जो है दुष्प्रेरण सकता है, बाय इंस्टिगेट, बाय एड और बाय कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, बिल्कुल 3 प्रकार से होता है, उकसाने द्वारा, सहायता द्वारा और आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा। तो आपराधिक षड्यंत्र का जो बड़ा रूप है वो यहाँ पर है, यहाँ पर छोटा रूप है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा भी दुष्प्रेरण हो सकता है। यहाँ पर देखो, ये दुष्प्रेरण शब्द क्यों जोड़ा गया है, इसलिए जोड़ा गया है कि अगर भाई तुम्हारे पास कोई सेपरेटली सेक्शन है जिसमें इसके लिए पनिशमेंट है, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर माना जाएगा कि उसने क्या किया है, उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। यानी षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण हो सकता है, ठीक है, और दुष्प्रेरण के माध्यम से जो है षड्यंत्र भी हो सकता है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतनी बात ठीक है? चलिए, उसके बाद देखो, अब यहाँ पर जो है इसका क्लोज 2 पढ़ते हैं। पढ़ो। रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र से शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
कहता है कि जो कोई पूर्वोक्त रूप से, जो बात हमने ऊपर पढ़ी उसके रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक दंडनीय अपराध का दंड नहीं करता, यानी किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है ना तो वो मृत्यु से दंडनीय है ना जीवन कारावास से दंडनीय है और 2 वर्ष से कम का जो है दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, यानी 6 मंथ तक क्या हो सकता है, 6 मंथ तक का जो है उसको इम्प्रिजनमेंट सकता है, नहीं होगी, या जुर्माने से या फिर कैसे पेनल्टी से या दोनों से और बहुत से दंडित किया जा सकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर मृत्यु जीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध है, वहां पर तो क्या है, वहां पर तो अगर संहिता में उपबंध है ठीक है, वरना फिर वो अबेटमेंट में चला जाएगा। और जहां पर मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक से भिन्न कोई अपराध किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको 6 माह तक का कारावास मिल सकता है, जुर्माना मिल सकता है, या फिर दोनों ही क्या कर सकते हैं, उस पर जो है अपराध के लिए सजा लगाई जा सकती है। ये बात बताई गई है 120 बी में। ये भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर याद रखना है। अभी मैं आपको जो है एक होमवर्क लिखो, एक होमवर्क है आपके लिए, लिखो डिफरेंट बिटवीन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट। डिफरेंट बिटवीन criminal conspiracy and abatement। आपको ये जो है ये आपको जो है लिख के लाना है इसके बारे में कि जो कॉन्स्पिरेसी होती है इसमें क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है और आपका जो है अबेटमेंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको कल लिख के लाना है और मुझे बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। हालांकि एक अंतर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको और अंतर बताने हैं कि इसमें और कौन कौन से यहाँ पर जो है अंतर शामिल हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर इसमें जो है केवल इतना ही बताया गया है और इसके अलावा कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रॉब्लम बेस्ड लिखो क्वेश्चन, नहीं चलो इसको रहने दो, इसको इसमें कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, इसका आंसर भी दे रखा है। वही है कि मारपीट करता है तो कितना जो है इसको पनिशमेंट मिलेगा, तो उसमें बताया गया है कि वही 6 महीने का कारावास, जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखो इसी प्रकार से जो है हमने यहाँ पर जो है आपका आज बात की है किसके बारे में, आज हमने बात की है यहाँ पर सेक्शन 120 बी के बारे में, कॉन्स्पिरेसी के बारे में। कॉन्स्पिरेसी के बारे में मैंने आपको पूरा लेक्चर समझा भी दिया है, पढ़ा भी दिया है। अब बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए, क्या कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अच्छा, किस किस को समझ में आया कॉन्स्पिरेसी पूरा, हाथ राइज योर हैंड प्लीज। ठीक है, सबको आ गया, ठीक है। तो देखो कॉन्स्पिरेसी का मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया और लिखा दिया है। कल इसके आपको डिफरेंट लिख के लाने हैं, सब कम से कम 3 डिफरेंट लिख के लाने हैं, ठीक है। कल को आपको जो है 3 जो है डिफरेंट लिख के लाने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन लॉ में क्या फर्क है और यहाँ पर फर्क क्या है।
फिर दुष्प्रेरण क्या होता है और अपराधी षड्यंत्र क्या होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए फिर आज के इतने पढ़ते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।